नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वविद्या गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं पहली बड़ी खबर पर। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा 2019 में लोकसभा 2024 के बीच 5 साल में 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। जहां लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024 के बीच 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। वहीं चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। Election commissioners were chosen by a committee which included the Chief Justice, Leader of Opposition, Prime Minister. That was changed. It was changed by the government, by the Prime Minister. The Chief Justice was removed from that committee and a BJP person was added to that committee. That's the first step. Second step, immediately before the Lok Sabha elections, Election Commissioner was removed. 2 new election commissioners were put in place. But this press conference is specifically about Maharashtra. अब एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन किया है। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य कांग्रेस प्रमुख शुभंकर सरकार के नेतृत्व में किया है प्रदर्शन। जहां अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास के पास किया है विरोध प्रदर्शन। अमेरिका से भारतीय नागरिक के अमानवीय निर्वासन के खिलाफ किया है विरोध प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बताई जा रही है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ता का विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य कांग्रेस प्रमुख शुभंकर सरकार के नेतृत्व में किया है प्रदर्शन। जहां अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास किया गया है ये विरोध प्रदर्शन, जहां अमेरिका से भारतीय नागरिक के अमानवीय निर्वासन के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। दिल्ली से एक खबर सामने आई है, जहां पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान देकर कहा कि कई बार एग्जिट पोल के अनुमान ठीक नहीं निकलते। वहीं दिल्ली में जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल यानी 8 फरवरी को पता चल जाएगी कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार जाएगी। कई बार एग्जिट पोल के जो अनुमान होते हैं वो ठीक नहीं निकलते हैं। जो एग्जिट पोल अपने सर्वे के माध्यम से जानकारी देता है वो कई मायने में सही नहीं निकलते। अब क्योंकि कल रिजल्ट आना ही है तो जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल मिल जाएगी। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी। कई बार अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जहां प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने लगाई है संगम में डुबकी। जहां अक्षय वट और बड़े हनुमान जी के दर्शन कर की है पूजा अर्चना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताई जा रही है, जहां पर राजनेताओं का दौर जारी है। जहां पर नेता राजनेता प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और वहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी के बीच प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने लगाई है संगम में आस्था की डुबकी। अक्षय वट और बड़े हनुमान जी के दर्शन कर की है उन्होंने पूजा अर्चना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन अग्रवाल लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, जिस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ में लगातार नेता, राजनेता और अभिनेता सभी का वहां पर दौरा चल रहा है, उसी के चलते अभी
महाकुंभ में जो गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उनके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बताते हैं जूही की आज सुबह ही भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री पहले प्रयागराज पहुंचे, जहां एयरपोर्ट में उनका केंद्र मुख्य नंद गोपाल नंदी उद्योग और विकास मंत्री हैं, जो उन्होंने स्वागत सम्मान किया। इसके बाद अरैल घाट पे आके वहां पे अरैल घाट पहुंच के फिर इसके बाद संगम नोज पे आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद वहां से सीधा हनुमान मंदिर पहुंचे। बड़े हनुमान मंदिर पर दर्शन पूजन के बाद छेवट के भी दर्शन किए। अभी अखाड़े की तरफ परिसर गए हैं, अखाड़ों में जहां पे कैलाश रंग से मिले गए और साथ साथ कई साधु संत का आशीर्वाद भूपेंद्र भाई पटेल। जी नितिन, इसके साथ ही जो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का ये जो दौरा है वो सिर्फ एक दिवसीय दौरा है या आगे 2-3 दिनों का ये दौरा बताया जा रहा है? जी अभी जो सूचना मिल रही है वो आज का ही दौरा है। अभी तो शाम तक में आगमन की शाम तक वो गुजरात के लिए निकल जाएंगे। पर अभी जो मुझे खबर मिली है जो मेरे हिसाब से वो आज का ही दौरा है, दिन भर का दौरा। शाम को अपने गुजरात निकल जाएंगे और खासतौर से पता चल इस तरीके से लगातार वीआईपीओ का दौर लगातार प्रयागराज महाकुंभ में लगातार आ रहा है और दर्शन कर रहा है और लगा है, तो कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके से वीआईपी भी लगातार आ रहे हैं। और इस 144 साल महाकुंभ का जो फेस्टिवल कहते हैं, इसे चाहे फेस्टिवल कहा जाए, चाहे आप इसको धर्म से जोड़े, चाहे आस्था जोड़े, पर हाँ इसके हकदार, इसके गवाहदार सब बनना चाहते हैं, चाहे इस देश से हो चाहे विदेश से हो और चाहे जैसे कोने कोने से आए हुए सभी श्रद्धालु इसका इतिहास बनना चाहता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता नितिन अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर प्रयागराज महाकुंभ में वीआईपीओ का दौरा लगातार जारी है, जो वहां पर आकर संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी संगम में डुबकी लगाई है और अक्षय वट और बड़े हनुमान जी के दर्शन कर उन्होंने पूजा अर्चना की है। हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में हरियाणा और उड़ीसा के फाइनल मैच में आखिरी समय तक दर्शकों की सांसें थमी रहीं, क्योंकि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ पूरा होने तक ना तो हरियाणा कोई गोल कर पाई और ना ही उड़ीसा कोई गोल कर पाई। वही मामला 0-0 के बराबर का रहा, जिसके बाद रेफरी ने पेनल्टी शूटआउट के डिसीजन लिया है। पेनल्टी शूटआउट में उड़ीसा ने अपना पहला गोल मिस कर दिया। फिर हरियाणा को मौका मिला तो हरियाणा ने आखिरकार 4-2 बार में यह मुकाबला जीतकर गोल्ड अपने नाम किया है और इसके साथ ही हरियाणा ने इतिहास रच दिया। 3 बार की चैंपियन उड़ीसा पेनल्टी शूटआउट में मैच हार गई। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारा टीम ने बहुत एफर्ट लगाया, बहुत अच्छा खेला है, तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे गोल्ड मेडल का, तो फाइनली वो गोल्ड मेडल आ गया हमारे हाथ में। तो किस तरह की तैयारियां थी? कोचेस ने आपको क्या कहा था ड्रेसिंग रूम में? बस यही था कि हमें जीतना है बस, और कुछ नहीं चाहिए, हमें गोल्ड चाहिए बस। टीम का यही मकसद था कि हम गोल्ड लेके जाएंगे और जैसे हम यहाँ से आए हैं तो हम अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे और गोल्ड लेके अच्छा खेल के जाएंगे। और पूरे मैच के लिए आपकी? हमारी पूरे मैच की पूरी टीम की तैयारी थी कि हम एक यूनिटी में खेलेंगे और सब एक दूसरे का सपोर्ट करके खेलेंगे और हमें लास्ट तक फुल एफर्ट लगाएंगे अपना। नर्वस थे जब पेनल्टी शूटआउट? नर्वस नहीं था, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ हमें फर्स्ट टाइम गोल्ड लेके जाना है, हम इतनी मेहनत से यहाँ तक आए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारा टीम ने बहुत एफर्ट लगाया, बहुत अच्छा खेला है, तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हम सीतापुर में एसओजी और तलगांव पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 25,000 के इनामी शातिर को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने का दावा किया है। तंबौर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह हुई पुलिस मुठभेड़ में मानपुर थाने में दर्ज गौवध निवारण अधिनियम के मुकदमे में वांछित चल रहा इनामी शातिर महबूब आलम उर्फ बाला के पैर में गोली लगी, जिसके बाद शातिर को गिरफ्तार किया जा सका। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि शातिर लंबे समय से फरार था और इसके आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की लगातार सूचनाएं मिल रही थी। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए विशेष रणनीति अपनाई, जिसके तहत मुठभेड़ के दौरान इसे गिरफ्तार किया गया है। थाना तालगांव के अंतर्गत
एसओजी की टीम थाना तालगांव की पुलिस के द्वारा आज एक अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम महबूब आलम है। इसके ऊपर पूर्व से 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। यह अपराधी गौकशी, चोरी व अन्य कई अपराधों में पूर्व से जेल में जा चुका है। वर्तमान में ये थाना मानपुर के अंतर्गत एक गौकशी के मुकदमे में वांटेड चल रहा था। इसके 4 अन्य साथी जो पूर्व में मानपुर थाने में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसका एक साथी अभी यहाँ से फरार हुआ है। मौके से पुलिस के द्वारा जब इसको रोककर चेकिंग का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है, जिसमें इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके पास से एक बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक 315 बोर तमंचा जो अवैध है, साथ में कुछ चले हुए व दगे हुए कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के द्वारा इसके पूरे जो एसओपी है उसकी जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना तालगांव के अंतर्गत एसओजी की टीम थाना तालगांव की पुलिस के द्वारा आज एक अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम महबूब। बरेली में मांझा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, जहां हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जहां फैक्ट्री मालिक का हाथ कटकर 5 फीट दूर जा गिरा। 2 मजदूर की चिथड़े उड़ गए। जहां हादसा इतना भीषण था कि फैक्ट्री की दीवार ढह गई। वही लोगों को लगा कि भूकंप आया है। वही डर कर बाहर निकले तो हादसा देखकर कांप गए। किसी का हाथ तो किसी का पैर कटकर अलग हो गया था। वही हादसा किला थाना के बाकरगंज मोहल्ले में शुक्रवार सुबह हुआ। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में मांझे के लिए शीशे की ग्राइंडिंग का काम चल रहा था। जहां मौके पर पहुंची पुलिस सीओ संदीप कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला कि गंधक और पोटाश शीशे के पाउडर के साथ केमिकल बनाते समय ब्लास्ट हुआ था। जहां फील्ड यूनिट मौके पर आ रही है, वहीं पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं बाकरगंज मांझा बनाने का एक बड़ा हब है, जहां इस तरह की यह पहली घटना संज्ञान में आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र कुमार लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो रुपेंद्र, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए श्रोता, बताना चाहूंगा बरेली के थाना किला क्षेत्र का मामला है। बरेली को देखिए मांझा का हब कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ना चाइनीज मांझा बड़े स्तर से बनता है और जो उनका जो घरेलू जो मांझा होता है वो भी यहीं पर जो है। एसएसपी का ये भी कहना है, इस पे बड़ा बयान आया है कि विस्फोटक पदार्थ नहीं था और कच्चा मांझा, ये धागा कच्चा लाते थे, उस पर जो है शीशे का कत्लन लगा के उसे धार पोर बनाते थे इस तरह का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि धमाका होने का कारण क्या है। वहीं जो निवासी हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पे गंधक पोटाश का काम होता था। बड़ी भारी मात्रा में एक गोदाम बनी हुई थी, उस गोदाम पोटाश थी और वहीं से पूरा लिक्विड बना के ये मांझा को चढ़ाया करते थे, क्योंकि ये जो धागा होता है उसमें जब तक धार नहीं बनती तब तक वो मजबूती नहीं लेता है। तो कांच और पोटाश मिलाने की बात सामने आई। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जिसमें जो है एक उसका गोदाम का मालिक है और 2 जो कारीगर जो काम कर रहे थे उनकी जो है मौके पर मौत हुई है। एक की मौके पर मौत हुई, 2 को अस्पताल ले जाते समय जो है डॉक्टरों ने उसे उपचार के समय जो है इन दोनों को मृत घोषित कर दिया है। यानी कि बड़ा धमाका था, इस तरह का धमाका था जो देखने वाला रहीश जो आस पड़ोस को लोग घरों को अपना खाली करके वो निकल चुके थे, भाग चुके थे। बोले इतना तेज धमाका, कोई कह रहा था कि सिलेंडर फटा है, कोई कह रहा था कि बोला किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन अब समझने वाली बात तो ये है ना, इसकी जो है डीएम और एसएसपी यहाँ के बरेली जो मौके पर पहुंचे हुए हैं कि अब आगे की क्या कार्रवाई होती है। जी श्वेता। जी रुपेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि 3 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, क्या कुछ लोगों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है? क्योंकि एक फैक्ट्री की बात बताई जा रही है तो उसमें अन्य लोग भी होंगे, तो क्या किसी और के घायल होने की भी सूचना है इसमें? देखिए फिलहाल जो है इससे 3 की मौत की सूचना आ रही है। मौके पर जब वहां देखा गया, जब अधिकारी वहां मौके एसपी ट्रैफिक और एसएसपी अनुराग आर्य और डीएम रविंद्र कुमार जब वहां मौके पर पहुंचे हैं तो इसकी गहनता से इसकी पुष्टि की गई है। तो फिलहाल जो है 3 की ही मौत की पुष्टि हुई। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि ये डीएम इस तरह का मामला है तो कार्रवाई किस प्रकार से कार्रवाई होती है, किस तरीका से जांच होती है। जी रुपेंद्र, आखिरी सवाल ये आपसे जानना चाहती हूँ, आखिर ये फैक्ट्री कितने समय से चल रही है, क्या ये धमाका इस फैक्ट्री में पहली बार हुआ है या इससे पहले भी हो चुका है? देखिए श्वेता, सबसे समझने वाली बात तो ये है कि थाना किला क्षेत्र एक मतलब घनी बस्ती कही जाती है और यहाँ मांझे का कारोबार ही होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये फैक्ट्री अंदर बताई जा रही है, इसमें कि प्रशासन तक को, यानी चौकी नजदीक है,
पुलिस थाना भी विशेष दूरी पे नहीं है, फिर ये इस चीजों की भनक पुलिस अधिकारियों को या प्रशासनिक अधिकारी को क्यों नहीं है? क्योंकि इस फैक्ट्री में भारी मात्रा में, भारी तादाद में जो है विस्फोटक पदार्थ रखा जा रहा है, लेकिन उस समय फैक्ट्री में 3 ही लोग मौजूद थे, 2 कारीगर थे, एक उस फैक्ट्री का मालिक था। विस्फोट बहुत बड़ा भयानक था। जी श्वेता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता रुपेंद्र कुमार, जिन्होंने बताया कि बरेली में मांझा फैक्ट्री में एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। हादसा इतना भीषण था जिसमें फैक्ट्री की दीवार तक ढह गई है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि फैक्ट्री काफी अंदर की तरफ थी, जिसके चलते शासन प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी। वहीं अब हादसे के बाद पुलिस प्रशासन को इस फैक्ट्री की जानकारी हुई है, जो मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। भाई थे मेरे बड़े। क्या नाम है? सरताज। किस तरीके से ये हादसा हुआ? काम पे गए थे तो अभी थोड़ी देर पहले, हादसे से पहले फ़ोन में थोड़ी देर पहले गया, चाय लिया। मैं घर से निकला ही था, इतनी देर में मतलब आवाज़ आई। इसमें जब मैं वहाँ पहुँचा तो मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी थी। कैसे हादसा हुआ है? कैसे हुआ है? किस चीज़ से हुआ है? मांझे का सामान बना रहे थे। अच्छा, मांझे का सामान बना रहे थे। क्या कोई विस्फोटक पदार्थ था क्या? ना विस्फोटक पदार्थ था कोई क्या? भाई थे मेरे बड़े। राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाने का अंदेशा एनजीटी की तरफ से आया हुआ है, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और इसको लेकर पूर्व मेयर और बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और इस पर उम्मीद है कि रोक लग जाएगी। जहां अभी फ्लड जोन तय हो रहा है, इसके बाद जो क्षेत्र बचेगा उस पर भी बस्तियों को बसाया जाएगा। फिलहाल इस पर रोक के लिए राज्य सरकार पूरा प्रयास करेगी। वहीं जिन लोगों को पानी और बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, अब बोर्ड का गठन हो रहा है, जहां जल्द ही उस पर भी बोर्ड निर्णय लेगा। सरकार के संज्ञान में है और आप भी जानते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। इस पूरे विषय पर स्टे लेने का हमारा प्रयास है, हम लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये भी है क्योंकि एनजीटी इसलिए बीच में आई है क्योंकि नदी श्रेणी भूमि है जिन पर ये बस्तियाँ बसी हुई हैं। तो अभी इसका फ्लड जोनिंग तय हो रहा है। फ्लड जोनिंग एक बार तय हो जाएगा तो उसके बाद जब फ्लड जोन फिक्स हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एनजीटी के परिधि से बाहर भी आ जाएगा और बाकी जो बची हुई भूमि है उसको हम श्रेणी परिवर्तन करके उन बस्तियों को बचा सकते हैं। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। तो जब तक ये प्रोसेस पूरा होता है तब तक एनजीटी की कार्रवाई रोकने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। मुझे लगता है कि उसमें स्टे हो जाएगा तो लोगों को राहत मिलेगा। सरकार को ये बताना चाहिए कि जो 2016 में कांग्रेस की सरकार ने एक नियम बनाया था और करीब 90 लोगों को रेगुलराइज किया था, उसके बाद सरकार ने उस प्रोसेस को बंद क्यों किया? और हर बार 3-3 साल का कार्यकाल बढ़ा रही, तो मौका दे रही है एनजीटी को। और एनजीटी के अगर उसमें कार्रवाई करनी है तो इतना बड़ा जो पुलिस महकमे का इतना बड़ा सेटअप है, जो इनके अधिकारियों के वहाँ क्वार्टर्स बने हैं, रिस्पना के बगल में आपकी विधानसभा है और बहुत सारे बड़े बड़े सेठों के रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, उस पर कार्रवाई कब होगी? अगर ये बेचारे जो गरीब 8x6 की 8x10 की झोपड़ियां बना के अपने माँ बाप और दूध पीते बच्चों के संग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन पर एनजीटी की नजर है। लेकिन जो बड़े लोगों के जो मामले हैं, सरकारी प्रतिष्ठान जो है, उस पर भी बात करे सरकार। अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।